राज ग्लोबल स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9 की एसएसटी का सेक्शन पॉलिटी यानी कि पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 लेकर आए हैं। चैप्टर नंबर 1 है आपका व्हाट इज ए डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज ए डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी क्यों है। इसको लेके हम पढ़ रहे थे डेमोक्रेसी के बारे में। तो हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था, उसके एक फीचर्स के बारे में भी पढ़ लिया था, एक दो फीचर्स। सबसे पहला फीचर्स क्या था, मेजर डिसीजन आर टेकन बाय द इलेक्टेड मेंबर, यानी कि जो आपने इलेक्टेड किया, यानी इलेक्शन के थ्रू आपने जिनको इलेक्ट किया है, जिनको आपने अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, वो मेजर डिसीजन है। एक फीचर्स हमने बात की। अब दूसरा फीचर्स क्या है, यानी एक फीचर्स तो एक उसकी कह सकते हैं आपकी खासियत। डेमोक्रेसी की एक खासियत तो हो गई कि मेजर डिसीजन आर टेकन बाय रिप्रेजेंटेटिव। अब सेकंड क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। यहाँ देख सकते हो फ्री एंड फेयर कॉम्पिटिशन। यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होनी चाहिए। यानी फ्री एंड फेयर का मतलब इलेक्शन होता है कि मतलब व्यवस्थित इलेक्शन, यानी इसमें कोई चीटिंग ना करे और दोनों जो अपन में आमने सामने खड़े हैं वो फेयर तरीके से, कोई जीतेगा या फिर कोई हारेगा, पर फेयर हो। यानी अपन नहीं बोलते कंपटीशन फेयर होना चाहिए, मतलब कि क्या होना चाहिए, बराबर का होना चाहिए या फिर उसमें कोई चीटिंग नहीं करे, वैसा होना चाहिए। फ्री का मतलब क्या होता है, सुनिएगा। अब मान लो मैं अभी 5 साल के लिए मैं राष्ट्रपति या फिर आप एमएलए चुना दे रहा हूँ, ठीक है, 5 साल के लिए। अब मतलब मेरे पास थोड़ा पैसा होगा, एमएलए बन गया होगा, तो क्या होता है, लोग अलग अलग गंदे गंदे तरीके अपनाते हैं सामने वाले को हराने के। जैसे मैं पावर में हूँ तो हो सकता है मैं अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करूँ, मैं पैसों बांटूँ लोगों में, शराब बांटूँ, पार्टियाँ दूँ ताकि लोग मुझे वोट दें। तो ये क्या होता है, लोग डर्टी ट्रिक्स अपनाते हैं, यानी गंदे तरीके से कंपटीशन जीतने की तैयारी करते हैं। तो डेमोक्रेसी क्या होनी चाहिए, फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए डेमोक्रेसी में, यानी उसमें कोई चीटिंग न करे और व्यवस्थित हो। तो यहाँ पे आपको बुक में फ्री एंड फेयर इलेक्शन के जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये ऐसे देश हैं दो, चाइना और मैक्सिको। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तीसरा फीचर्स का अपना फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो अपने जो देश है चाइना और मैक्सिको वर्ल्ड में, अब चाइना भी कहता है कि अपने आप में मैं डेमोक्रेटिक कंट्री हूँ, मैक्सिको भी कहता है अपने आप में डेमोक्रेटिक कंट्री, पर चाइना में असलियत में डेमोक्रेसी नहीं है। चाइना में आप अगर देखना चाहें असली यानी कि रियल डेमोक्रेटिक यानी कि फुल्ली डेमोक्रेटिक कंट्री वो नहीं है। यानी चीन में क्या होता है, एक तरह से तानाशाही है। आपने देखा होगा कि जिनपिंग कितने ही सालों से राज कर रहा है, जब मनमोहन सिंह थे तब, अब मोदी जी आ गए वो, तो मतलब इतने सालों से वो राज कर रहा है। हमारे यहाँ पे तो ऐसा नहीं होता है। होता क्या है चीन में, यानी कि आप देख सकते हो चाइना में जैसे क्या लोकसभा होती है, यानी आपका जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो कहाँ जाता है, लोकसभा में जाता है, जहाँ पे सब बैठ के डिस्कशन करते हैं। वहाँ पे है नेशनल कांग्रेस, चाइना में नेशनल पीपल्स कांग्रेस, मतलब कि एक तरह से आप कह सकते हो असेंबली। असेंबली का मतलब होता है कि कंट्री की पार्लियामेंट है, यहाँ पे लोग जाके क्या करते हैं, जो भी इलेक्टेड पर्सन होगा वो कहाँ जाके बैठेगा, नेशनल पीपल कांग्रेस में बैठेगा, यानी कि उनकी पार्लियामेंट है, वहाँ जाके वो अपनी डिस्कशन करेंगे कि पब्लिक की वेलफेयर कैसे कर सकते हैं,
वहाँ जाकर देखेंगे कि हम क्या क्या और कर सकते हैं पब्लिक के लिए। तो अब नेशनल पीपल कांग्रेस एक पार्लियामेंट है। अब इस पार्लियामेंट में जाने के लिए आपको इलेक्शन की जरूरत होती है। तो यहाँ पे इसमें यानी इस पार्लियामेंट में कितने जने 3000 जने चुने जाते हैं। कितने जने चुने जाते हैं 3000 रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि 3000 रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं। मतलब अपने यहाँ जो भी एमएलए पूरे इंडिया में जितने एमएलए होते हैं ना, वैसे चाइना में टोटल कितने एमएलए हैं 3000 एमएलए। पर अपने यहाँ तो आप किसी भी पार्टी से खड़े हो सकते हो, कांग्रेस से खड़े हो सकते हैं, बीजेपी से हो सकते हो। अगर आपको नहीं पसंद है आप यहाँ पर खुद की पार्टी भी कर सकते हो। पर यहाँ पे क्या होता है कि जो 3000 है, ठीक है, 3000 पे अगर आपका सम इलेक्टेड बाय आर्मी, यानी 3000 में से कुछ, जैसे 3000 में से आप मान लो 1000 जने कौन चुनता है, आर्मी वाले चुनते हैं, ठीक है, मान लो 1000 सब लिखा, मतलब इसकी प्रॉपर अपने पास कैलकुलेशन नहीं है कि इतने लोग चुने जाते हैं, मतलब कुछ लोग कौन चुनता है, आर्मी वाले लोग इलेक्टेड बाय आर्मी। यानी 3000 में से मान लो 1000 कौन चुनता है, आर्मी वाले चुनते, और बाकी वाले क्या होते हैं इलेक्टेड बाय कम्युनिस्ट पार्टी। मतलब कि 3000 है, उसमें से कुछ तो आर्मी में चुन लिए और बाकी बचे जो चुनेंगे, मतलब कि कुछ तो आर्मी वालों ने चुन लिए, अब बाकी वाले कौन चुनेगा, बाकी वाले चुनेंगे अपने, कौन चुनेगा, कम्युनिस्ट पार्टी। अब ये कम्युनिस्ट पार्टी का चीज है, जैसे यहाँ अपने यहाँ पे कांग्रेस है, बीजेपी, उसी तरह यहाँ पे बहुत सारी एक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी। इस पार्टी में क्या रहता है कि इसने एक रूल बना रखा है कि जो जो खड़ा होगा इलेक्शन में, जिस को इलेक्शन में खड़ा होना है वो किसका मेंबर होना चाहिए, कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर होना चाहिए। अगर आप कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं तो ही आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, बाकी आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। एक तरह से क्या डेमोक्रेसी हुई, नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे किसका वोट बन रहा है, यानी कि पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, उसी का आदमी खड़ा होगा, उसी का आदमी खड़ा होगा, उसी का आदमी जीतेगा। तो राज कौन करेगा, हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी। अब चाइना वाले लोगों को क्या दे रखा है, हाँ आपके यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, पर आपको क्या असली कंपटीशन यानी असली आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आपको कोई ऑप्शन नहीं दिए जा रहे चाइना वालों को। क्यों, क्योंकि चाइना वालों को किसको चुनना है, कम्युनिस्ट पार्टी को ही चुनना है। क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी को ही क्यों चुनना है, क्योंकि खड़ा जो होगा आदमी वो इलेक्शन में तभी खड़ा हो सकता है जब वो किसका मेंबर हो, कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर। तो चाइना में क्या ऐसी नाम मात्र की डेमोक्रेसी, असली में इसमें कोई डेमोक्रेसी नहीं है। यहाँ पे तानाशाही चल रही किसकी, कम्युनिस्ट पार्टी। चाइना में आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि चाइना ऐसा क्यों है। चाइना, अब देखिएगा आप, जैसे कि चाइना आपको रिप्रेजेंटेटिव चुनने को मौका तो मिल रहा है चाइना में, पर असल में क्या है, आपको चुनना किससे, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी से ही चुनना है। अगर कोई दूसरा खड़ा होगा, पहले तो खड़ा ही नहीं हो सकता दूसरा, क्योंकि वो कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर ही नहीं है। क्राइटेरिया उन्होंने ये रखा है कि अगर आपको इलेक्शन में खड़ा होना है तो कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर होना चाहिए। तो ये चाइना का है। अब दूसरी तरह की बात करते हैं अपन मैक्सिको, जहाँ पर फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होते। वहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे लोग पावर में आते हैं उनको घमंड आ जाता है। आपने देखे होगा कि जैसे लोग पावर में आते हैं उनको क्या आ जाता है, घमंड आ जाता है। मैक्सिको बहुत सारी फिल्मों में आपने इसका नाम सुना होगा, ठीक है। अब मैक्सिमम में क्या होता है कि वहाँ पे जो रूलर है, देखो 1930 में मैक्सिको को मिली आज़ादी, ठीक है। 1930 में मैक्सिको आज़ाद हो गया, जैसे आपको 1947 में। फिर इसका एक प्रेसिडेंट चुना गया,
1930 के बाद 2000 तक एक ही प्रेसिडेंट था। अब एक ही प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट किसी पार्टी का होगा, वो पार्टी PRI, कौन सी? पीपल इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनल पार्टी। क्या नाम था इसका? उल्टा नाम है इसका। जैसे अपन किसी की फुल फॉर्म यहाँ से पढ़ते तो इसका होगा, इसका है इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। अब देखिएगा, जैसे मान लो आपने देखा होगा अपने देश को आज़ाद कराने के लिए कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ, यानी कांग्रेस ही सबसे बड़ी उस टाइम पर पार्टी थी जिसने अपने देश को आज़ाद करा। उसी तरह मैक्सिको की आज़ादी में सबसे बड़ा रोल कौन सी पार्टी ने निभाया? PRI पार्टी। कौन सी पार्टी? PRI पार्टी। यानी PRI पार्टी ने सबसे बड़ा रोल निभाया मैक्सिको को आज़ाद करने के बाद। तो लोगों ने क्या किया, उनको प्रेसिडेंट इलेक्ट किया। 1930 में आप प्रेसिडेंट हुआ कौन सी पार्टी का? PRI। अब PRI वालों को थोड़ा घमंड आ गया, तो निकालिए इसको। अब PRI वालों को क्या आ गया, थोड़ा घमंड आ गया, यानी मैक्सिको में किस, ठीक है, घमंड आ गया किसको? PRI। अब PRI जैसे जैसे पावरफुल होता गया, यानी उसको एक बार चुना, 2 बार चुना, 3 बार चुना, फिर चौथी बार में क्या हुआ, अब ये थोड़े ठंडे पड़ गए, यानी कि क्या गलत तरीके, यानी घोटाला करने लग गए, देश को ढंग से आगे नहीं बढ़ाने लगे। अब इनको लगने लग गया हाँ भैया अब तो हमें जाने की बारी आ गई। तो इन्होंने क्या किया, सबको अपने कंट्रोल में ले लिया, यानी टीवी, रेडियो, और उसमें हमेशा टीवी और रेडियो में यही पता जाएगा कि PRI वाले कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, एक तो टीवी और रेडियो को किसके अंडर में ले लिया था? गवर्नमेंट के अंडर में ले लिया था, जिसके कारण क्या हुआ था, जो भी आपको बताएंगे टीवी और रेडियो में, किसके लिए बताएंगे? सिर्फ PRI के बारे में बताएंगे। उनकी जो अपोजिशन की पार्टी, उनके बारे में कुछ नहीं बताएंगे। उनके बारे में बताएंगे तो कि हमेशा नेगेटिव चीज़ बताएंगे। PRI वर्सेस क्या होगी, एक अपोजिशन पार्टी होगी। अगर कोई इलेक्शन लड़ता है तो 2 पार्टी में कुछ, एक तो PRI और उसके सामने कौन सी एक अपोजिशन की पार्टी। अब टीवी और रेडियो वालों को क्या किया, इन्होंने अपने अंडर में ले लिया, इनकी गवर्नमेंट की सब इन्होंने अपने अंडर में ले लिया। तो टीवी वाले क्या करते हैं, इसकी तो पॉजिटिव चीज नहीं बताते, ये पॉजिटिव कि PRI वालों ने कितना अच्छा काम किया, और इसके बारे में क्या बताते हैं हमेशा नेगेटिव चीज। अब धीरे धीरे क्या होने लग गया, टीवी, अब PRI वाले क्या करते थे, जो अपोजिशन पार्टी होती थी, अब अपोजिशन पार्टी की मीटिंग करते थे, तो इन मीटिंग में क्या करने लग गए थे, हस्तक्षेप, यानी कि उनको बिगाड़ने लग गए, पुलिस भेजते थे, मारते थे, पीटते थे, ताकि क्या करें, अपोजिशन पार्टी वाले खत्म हो जाए। मतलब इनको बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता था, इनको मारते थे, पीटते थे, ताकि क्या हो कि PRI के सामने खड़ा ना हो सके। फिर ये क्या करते थे, पैसे बनाते थे पानी जैसे, मतलब इलेक्शन के टाइम पे इतना पैसा बांटते थे कि लोग इनके अंडर में आ जाते थे। तो क्या होगा, फर्स्ट स्टार्टिंग में तो डेमोक्रेसी थी, फिर जैसे जैसे ये PRI पावर में आगे मैक्सिको में, तो हुआ यूँ कि इसको अपने आप में घमंड आ गया, और इसको चाहिए कि भैया पार्टी आएगी तो PRI पार्टी ही हमेशा इलेक्शन में जीतनी चाहिए। तो उसके कारण क्या हुआ, वहाँ की डेमोक्रेसी खत्म हो गई, वहाँ पे फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होते। क्यों? हाँ, पीपल को चॉइस दी जाती थी, पर पता है इनको कि सब पावर किसके पास है, किसके पास। ये गंदी गंदी तरीके अपनाता था, पैसे बेचता था, हर कुछ मतलब हो सकता था, जितना ये नीचे गिर के PRI पार्टी क्या करती थी, जीतने की कोशिश करती। तो वहाँ पे फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होता था। फीचर्स क्या है अपने कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं, और मेजर डिसीजन आर टेकन बाय रिप्रेजेंटेटिव। अब अपन थर्ड पढ़ते हैं कि डेमोक्रेसी में क्या होता है। अब जो मैं आपको बताऊंगा, जो एग्जाम्पल इसके साथ बता रहा हूँ, वो बेसिकली ये एक्सेप्शनल है कि किस किस देशों में ऐसा नहीं होता, जो अपने आप को डेमोक्रेसी कंट्री कहते हैं, पर असल में वो असल में डेमोक्रेसी कंट्री नहीं है। अब डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सबकी वैल्यू होती है, 1 वोट 1 वैल्यू।
यानी लैंग्वेज। इसका मतलब क्या होता है? फीचर्स, वन वोट वन लैंग्वेज। यानी डेमोक्रेसी कंट्री में क्या होता है? सब बराबर है, ऑल आर इक्वल। किसी को भी उसके जेंडर, उसके कास्ट, उसके बर्थ प्लेस, उसके कलर के आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, सब बराबर है। कास्ट सिस्टम अपने यहाँ है ही, कॉन्स्टिट्यूशन में सब सेम है, सब सेम है, ठीक है, सब सेम है। तो सबको कितना वोट दिया जाएगा? एक वोट। यानी अगर कोई इलेक्शन होता है कौन वोट देता है? आपके पापा इलेक्शन में वोट देने के लिए एक वोट ही देंगे, दो तीन वोट दे सकते हैं। तो डेमोक्रेसी क्या होता है? वन वोट होता है, उसकी वैल्यू भी कितनी होती है? वन। जैसे अपन ने 50 वोट से जीता, 100 वोट से जीता। अब 100 वोट से जीता मतलब कि मानिए ये कोई एक्स कैंडिडेट और ये कोई वाई कैंडिडेट, इन दोनों के बीच में क्या है? इलेक्शन होता है। इसको मिले 100 वोट, इसको 100 वोट मिले मतलब कि इसको 100 जनों ने क्या किया? क्लिक किया। एक्स के जो भी इसके निशान होगा उसके ऊपर कितने जनों ने क्लिक किया? 100 जनों। और वाई को मिले हैं 150 वोट, यानी 150 वोट मिले, यानी कि वाई को कितने लोगों ने पसंद किया? 150। मतलब कि क्या हुआ? एक वन वोट और वन वैल्यू, एक जने की कितनी वैल्यू होती? एक। समझ में आया आपको कि 150 लोगों ने इसको वोट दिया और 100 जनों ने वोट दिया। अब यूं ही मान लो कि एक जने की दो वैल्यू होती तो 200 हो जाता है। 200 कैसे होता है? एक जने की दो वैल्यू, यानी एक वोट डालेगा तो कितने वोट गिने जाएंगे? 2 वोट गिने जाएंगे। 100 जनों ने वोट डाला तो कितने वोट गिने जाएंगे? 200। पर असल में ऐसा नहीं है, उसकी वोट की वैल्यू कितनी? एक ही, यानी कि आपने एक बार वोट डाला उसकी वैल्यू कितनी? एक, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं और मुकेश अंबानी, ठीक है, दोनों गए अपन इलेक्शन में वोट करने। अब मुकेश अंबानी के वोट की वैल्यू भी 1 और मेरे वोट की वैल्यू भी 1 है, वहाँ पे सब समान, वहाँ पे कोई ऊपर नीचे नहीं है। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमोक्रेटिक कंट्री में या डेमोक्रेसी में कि 1 वैल्यू और 1 वोट और 1 वैल्यू, यानी एक वोट डालोगे तो एक वोट ही गिना जाएगा। अब मैं कुछ आपको बात करता हूँ कुछ कंट्री की जहाँ पे ऐसा सिस्टम भी है। अब यहाँ पे मान लो अपने इंडिया में क्या, औरत जाएगी तो भी 1 वोट, लड़का जाएगा तो भी 1 वोट, अमीर जाएगा तो भी 1 वोट, और गरीब जाएगा तो भी 1 वोट, और सबकी वैल्यू कितनी होगी? 1। पर सऊदी अरेबिया में नाम सुना होगा, पर सऊदी अरेबिया में क्या होता था? सऊदी अरेबिया में देश, ठीक है, आपको पता है कि जितनी भी आपकी ईरान, सऊदी अरब, ये यूएई, ये जो भी कंट्रियाँ हैं वो क्या है? थोड़ा महिलाओं को थोड़ा नीचे रखती है, क्योंकि वहाँ पे पर्दा प्रथा है, वहाँ पे आपको बुर्खे में रहना पड़ता है, लड़कियों को इतनी इजाज़त नहीं। तो सऊदी अरबिया में 2015 तक कोई भी औरत क्या नहीं दे सकती थी? वोट नहीं दे सकती थी। मतलब आपको आपकी सरकार चुनने का अधिकार नहीं है, किनको? महिलाओं। तो सऊदी अरबिया में 2015 के बाद वुमेन्स गेट राइट टू वोट, यानी कि 2015 के बाद क्या हुआ कि 2015 तक तो लड़कियों को वोट देने का अधिकार नहीं, 2015 के बाद क्या हुआ? सबको बराबर माना और लड़कियों को भी वोट देना उन्होंने मान लिया। अब ये इस्टोनिया, एक कंट्री का नाम है इस्टोनिया, एक कंट्री का नाम है इस्टोनिया। अब इस्टोनिया में क्या होता था? माइनॉरिटी आर नॉट अलाउड टू वोट, minority are not allowed to vote। यानी कि क्या होता था? जैसे अपने यहाँ माइनॉरिटी का मतलब होता है जिनकी जनसंख्या कम। अपने यहाँ पे जैसे पाकिस्तान, भारत में बात करें तो कौन कौन सी? मुस्लिम माइनॉरिटी में, सिख माइनॉरिटी में, ईसाई माइनॉरिटी में, बौद्ध माइनॉरिटी। तो ये जो धर्म है ये सब माइनॉरिटी में, इन पर इनको भी तो हमारे यहाँ पर वोट देने का अधिकार और क्या बराबर, उनकी वोट की वैल्यू भी कहीं अलग नहीं है। पर इस्टोनिया एक देश है, वहाँ पे जो माइनॉरिटी थी, रशियन माइनॉरिटी थी, वहाँ पे एक माइनॉरिटी का नाम है रशियन माइनॉरिटी, यानी वो रशिया से आए, तो उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, यानी उनके साथ क्या किया जा रहा था? भेदभाव किया जा रहा था। सऊदी अरेबिया में किसके साथ? औरतों के साथ, और इस्टोनिया में किसके साथ? माइनॉरिटी के साथ भेदभाव किया जा रहा था।
अब देखिए एक और कंट्री फिजी। क्या कंट्री का नाम क्या है? फिजी। फिजी कंट्री का नाम। अब इस कंट्री में क्या सिस्टम था, वहां से क्या किया था, वहां पे वोट सबको दिया जाता था। वोट तो सबको बराबर माना जाता था कि कोई बड़ा छोटा नहीं है। बड़ा छोटा का मतलब कि सबको वोट देने का अधिकार, पर उनकी वैल्यू नहीं होती थी। यानी एक जो मैं मान लेता हूँ माइनॉरिटी और मेजोरिटी की बात कर लेते, ठीक है अपन। अब वहाँ पे इग्निशियस फिजी है, 2 फिजी थे वहाँ पे। देखो फिजी एक देश का नाम है, ठीक है। अब इग्निशियस फिजी का मतलब होता था इंडिपेंडेंट, ENDI का इंडिजिनियस फिजी, यानी फिजी कंट्री में जो पहले से वहाँ रहता हो, ठीक है, जो वहाँ से पहले से जो वहाँ रहता हो उसकी वोट की वैल्यू होती है 2। यानी वो अगर एक वोट देगा तो भी वो कितने गिने जाएंगे? 2। जो इंडियन फिजी है यानी जो बाहर से आए हैं उनका कितना गिना जाता है? 1 वोट 1 वैल्यू। यानी कि 1 वोट 2 वैल्यू हो गया और 1 वोट 1 वैल्यू। इसके साथ क्या हुआ? डिस्क्रिमिनेशन हुआ कि ना इंडियन फिजी के साथ। वो भी तो इस देश के सदस्य नागरिक है, पर उनके साथ क्या हुआ? भेदभाव। तो ये क्या बात होती है कि जब अपन कंट्री क्या होती है, कंट्री में क्या होता है कि डेमोक्रेसी के नाम पे मजाक होता है या फिर सिर्फ नाम मात्र की डेमोक्रेसी होती है, वहाँ पे सब ऐसा होता है। पर इंडिया दुनिया की वर्ल्ड में बेस्ट डेमोक्रेसी है, या फिर एक तरह से कहें कि दुनिया की अकेली परफेक्ट डेमोक्रेसी कंट्री है। अब फिजी में क्या हुआ कि जो इंडियन फिजी थे जो बाहर से आए थे उनकी तो भाई एक वोट डालेंगे, एक गिना जाएगा। पर इंडिजीनियस यानी जो पहले से रहते हो इंडिजीनियस फिजी, उनकी कितनी मानी जाती है? 2। तो 1 वोट अलग अलग रहेगी, वोट तो एक ही, पर रैली का गिना जाता था अलग अलग गिना जाती थी, ठीक है। लास्ट फीचर यानी 4th प्रमुख का फीचर आप सुनिएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? रूल ऑफ लॉ। अपने यहाँ पे कौन है, किसका राज चलता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? नहीं। अशोक गहलोत जी का? नहीं। अपने यहाँ रूल चलता है किसका? लॉ। लॉ मतलब हुआ कानून। अगर प्रधानमंत्री भी किसी को गलत करेंगे उनको भी कानून की तहत सजा होगी। वहाँ पे वो कोई राजा महाराजा नहीं, वो किसके अकॉर्डिंग चलते? वो भी राजा मतलब लॉ के अकॉर्डिंग चलते। हर इस भारत में जितने भी लोग हैं सबको किसके हिसाब से चलना चाहिए? कानून के हिसाब से। भारत कोई डेमोक्रेटिक कंट्री, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में किसका रूल होता है? कानून का रूल होता है। यानी लोग किसको मानते हैं? कानून को मानते हैं। और वहाँ पे जो लोग हैं उनके जो अधिकार है, इसका मतलब होता है राइट का मतलब लेफ्ट राइट वाला, इसका मतलब होता है अधिकार। अधिकार का मतलब क्या होता है? जब आपके सामने या फिर आपके साथ कुछ गलत हो तो आपको आवाज़ उठाने का अधिकार है, ठीक है। आपको इधर उधर घूमने का अधिकार है, यानी आप फ्री है, आपको फ्रीडम है। तो ये सब आपके अधिकार है जो आपको कोई भी छीन नहीं सकता। तो बेसिकली जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पे किसका रोल होता है? कानून का रोल होता है। और वहाँ पे जो लोगों को अधिकार दिए जाते हैं उनकी रेस्पेक्ट की जाती है, यानी उनको माना जाता है। उनके कभी फंडामेंटल राइट्स जो आपको अधिकार दिए गए हैं उनको कभी हानि नहीं पहुंचाई जाती। यानी कैसे भी करके यूँ नहीं कह सकते आप नहीं जी सकते, मर जाओ। अपने यहाँ तक तो आत्महत्या तक एक क्या है? सजा है आत्महत्या की। अगर आप आत्महत्या करते हो बच जाते हो तो आपको क्या होगी? सजा। क्यों? नियम के खिलाफ लोग
आर्टिकल 21 कहता है कि प्राण की स्वतंत्रता, यानी कि आपको रेस्पेक्टफुल जीवन जीने का अधिकार है, आर्टिकल 21। ठीक है, इस तरह से क्या होता है कि हर सिटीजन को बराबर, सबको बराबर राइट का अधिकार दिए जाते हैं। तो जो जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पे किसका नियम चलेगा, कानून चलेगा वहाँ पे, और सबके राइट की क्या होगी, रिस्पेक्ट की जाएगी। अब उसी तरह एक मैं बता दूं, जो जिम्बाब्वे, एक एग्जाम्पल है छोटा सा। जिम्बाब्वे में एक कंट्री का नाम है ज़ाम्बिया। ये वो जानवर वाला नहीं है, ये ज़ाम्बिया। ठीक है, एक पार्टी का नाम है। जब ये जिम्बाब्वे आज़ाद हुआ था 1980 में, तो जानू पीएम को अपने आप में बहुत घमंड टाइप आ गया था और यही राज करता था, किसी और को राज करने का अधिकार नहीं था। अपोजिशन पार्टी को मतलब कि जैसे ये हो सकता था, तो ये बहुत सारे पैतरे अपनाता था, लॉ तोड़ता था, रिस्पेक्ट बनाता था। और इसका जो प्रेसिडेंट है जिम्बाब्वे का, ठीक है, उसने अपने इतने नियम लिया था, वो कम से कम 20 साल तक राज किया सके। ठीक है, अब जैसे वो अपने आप को तानाशाह समझने लग गया, यानी इस देश का मैं अकेला राजा, तो वो इतने लॉ लिया है। जैसे अपने भारत में कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें वो इतने सारे नियम लिया था, जिसके कारण प्रेसिडेंट को क्या मानना पड़ा, सबसे ऊपर। प्रेसिडेंट वहाँ पे सबसे ऊपर, यानी कि जिम्बाब्वे में प्रेसिडेंट को इतने सारे अधिकार कर दिए थे, इतनी सारी पावर दे दी थी कि जैसे कोई भी उसके खिलाफ खड़ा होता तो वो गोली मार दी जाती, पब्लिक उसके प्रोटेस्ट होते थे तो इलीगल माना जाता था, यानी पब्लिक अपनी आवाज़ तक नहीं खोल सकती थी वहाँ पर। क्योंकि इस पार्टी ने क्या किया, उनके संविधान में अपने राष्ट्रपति को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना दिया। अगर जज, यहाँ तक कि जज को भी नहीं छोड़ा, अगर कोई जज उनके खिलाफ गलत ट्रीटमेंट देता है या फिर गलत आपको उसके खिलाफ जाता है, गलत का मतलब उनके खिलाफ, अगर वो उनके खिलाफ कोई भी अपने आप वो देता है, क्या देता है, क्या देते हैं अपना, अगर जज कोई भी सुनाता है, मतलब कि जज मान लो किसी जज ने ऑर्डर दिया, ठीक है, अगर जज उस पार्टी के खिलाफ ऑर्डर देता तो उसको वहाँ से हटा देता, उसको ऑफिस से मार के भगा देता था। मतलब ऐसी कंडीशन हो गई थी, एक तरह से ये जानू जो भी है, फिर एग्जाम भी है, ये अपने आप को तानाशाह समझने लग गया था और वहाँ पे राज करता था, वहाँ के जजों को नहीं छोड़ता था। और जो न्यूज़पेपर आर्टिस्ट या जर्नलिस्ट उनके खिलाफ लिखते थे, उनको वो अरेस्ट करा के डेथ डायरेक्ट किसका फांसी की सजा सुना देता था। इस तरह से जिम्बाब्वे में क्या हुआ था, एक तरह से तानाशाही आई थी। वहाँ पे किसका कानून चलने लग गया, वहाँ पे किसका रूल होने लग गया, वहाँ पे इस तरह से प्रेसिडेंट का रूल होने लग गया। और वहाँ से सबको रिस्पेक्ट ऑफ राइट नहीं थी, वहाँ पे अधिकारों को इतनी स्वतंत्रता नहीं देने लग गए थे, क्योंकि देखिए पीपल प्रोटेस्ट करते हैं, वो उनका अधिकार है, किसी के खिलाफ आवाज़ उठाना उनका अधिकार है, तो वो भी वहाँ पे क्या है, इलीगल। इस तरह जिम्बाब्वे में क्या हुआ था, डेमोक्रेसी की हत्या हुई थी। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने पूरे फीचर्स पढ़ लिए और कल हम वापस इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।